हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट। आज का हमारा द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन चलिए शुरू करते हैं आज के हमारे डिस्कशन को। उससे पहले अगर आप क्लैट यूजी 2024 की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा रीसेंट एवेंजर बैच जो है वो 15 तारीख से स्टार्ट होने वाला है, 15 मई। तो आप में से जो भी इनरोल करना चाहें डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके डेमो क्लास देख सकते हैं और वहाँ से इनरोल कर सकते हैं। रिवॉल्यूशन है क्लैट के प्रिपरेशन में। अगर आप क्लैट यूजी 2025 की तैयारी कर रहे हैं देन यू कैन इनरोल इन आर विजेता बैच विच विल कॉस्ट यू 32,999। ये 2 साल की फीस है। और अगर आप सिर्फ बुक्स एंड मॉक्स चाहते हैं देन 5499 रुपीज़ में यू विल गेट एक्सेस टू आर बुक्स एंड मॉक्स। क्लैट पॉइंट के और भी वर्टिकल्स हैं जैसे कि क्लैट पीजी, एनएल सेट, लॉ ऑप्शनल, जुडिशरी। तो आप इनमें भी अगर इंटरेस्टेड हो तो प्लीज़ जाइए, ऐप को डाउनलोड करिए, डेमो क्लासेस देखिए। बात करते हैं आज के न्यूज़पेपर की। तो आर्टिकल ज़्यादा कुछ है नहीं। पहला आर्टिकल जो आया हुआ है वो आया है 22 ड्रॉन मैनी मिसिंग इन बोट ट्रेजेडी इन केरला। वैसे ये एग्ज़ाम के पर्सपेक्टिव से इतना नहीं है, लेकिन हाँ एक देश में हमारे एक दुखद घटना घटी है तो थोड़ा पता होना चाहिए। तो 22 पीपल अभी तक ऐसा खबर आया है कि इस घटना के थ्रू जो है उनका मृत्यु हो गया है। ये घटना जो है ये आपकी घटी है मलमपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ केरला के अंदर। और हुआ क्या है, एक बोट जो है वो ओवर क्राउडिंग के वजह से बोट जो है वो पलट गई है। इसी तरीके का एक इंसिडेंट कुछ दिन पहले हमने देखा था मोरबी ब्रिज में, आपको याद होगा गुजरात का वो ब्रिज था। उस पर अपने आप में उसकी भी एक पूरी वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक भी था क्योंकि उसका इतिहास भी है उस ब्रिज का। तो वो कभी अगर फ्यूचर में कोई टॉपिक आएगा तो डिस्कस होगा तो वहाँ पे उसको हम ज़रूर देखेंगे। पहले मैंने उसको डिस्कस किया हुआ है लेकिन वो आप लोगों के सेशन में नहीं था, लास्ट ईयर हुआ था वो घटना। तो उसी तरीके की ओवर क्राउडिंग की वजह से ना यहाँ पे ये चीज़ देखने को मिली है। इस बोट का नाम जो था ना वो था शिंकारा, और ये ओन करी जाती थी नज़र पटरक फ्रॉम तैन्नूर। तो ये है ये स्टोरी। एंड आई होप जितने लोग, अभी बहुत सारे लोग मिसिंग भी हैं जिनको ढूंढने की कोशिश हो रही है। तो आई होप जल्द से जल्द हमारे जो भी सुरक्षा सेना है जो भी इनको ढूंढ रही है वो इनको जल्द से जल्द ढूंढ सके। ठीक है। अब हम दो आर्टिकल डिस्कस करने वाले हैं, एक तो बिजनेस लाइन का पॉलीगेमी के ऊपर, और एक हमारा पहले का एडिटोरियल छूटा हुआ था जिस पे प्रेसिडेंट का इलेक्शन कैसे होता है, ये पूरी प्रोसेस जो है आपको पता होनी चाहिए। तो ये दोनों आपके नोट्स में जाएंगे, टॉपिक डिस्कस डिटेल में करेंगे। ये वाला बस देश दुनिया में क्या हो रहा था इसके पास। चलिए फिर थोड़ा सा देखते हैं क्या होता है ये। तो पॉलीगेमी क्या होता है? पॉलीगेमी के देखो दो प्रकार होते हैं, एक तो होता है पॉलीगेनी और एक होता है पॉलीएंड्री। ठीक है। तो पॉलीगैमी इज अ प्रैक्टिस वेयर बाय अ पर्सन हैज मोर देन वन स्पाउस। यहाँ पे मेल एंड फीमेल की बात ही नहीं है। हम लोग इसको जनरल में मेल के प्रति यूज कर लेते हैं, ये मेल के एक से ज़्यादा वाइफ है, लेकिन पॉलीगैमी का एक बेसिक मतलब ना ये न्यूट्रल वर्ड है जिसमें पर्सन हैज मोर देन वन स्पाउस। और ये दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो होता है पॉलीगनी और दूसरा होता है पॉलीएंड्री बोलते हैं इसको। ठीक है। पहले में क्या होता है कि मैन मैरीज मोर देन वन वुमेन और दूसरे में होता है वुमेन मैरीज मोर देन वन मैन। ठीक है। पॉलीगैमी जो है इंडिया में इलीगल है एक्सेप्ट इस्लाम रिलीजन। बाकी हर रिलीजन के अंदर पॉलीगैमी जो है वो आपकी इलीगल है। इंडिया एक सेकुलर स्टेट है और इसीलिए जो इस्लाम रिलीजन है वो अपने तरीके से इसको प्रीच करना चाहता है, अपने तरीके से चलाना चाहता है, और उनके रिलीजन में अगर परमिट है तो वो लोग उस तरीके से उसको आगे बढ़ाते हैं। अभी क्या है देखो, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविज़न क्या है। आर्टिकल 13 जो है भारतीय संविधान का वो कहता है कि कोई भी लॉ अगर वो इनकंसिस्टेंट है पार्ट थर्ड फंडामेंटल राइट से तो इट शुड बी वॉइड। ऑल दो आर्टिकल 13 में ये पॉलीगैमी वाला मसला इसलिए नहीं आता क्योंकि जो इस्लामिक रिलीजन है उनका पर्सनल लॉ जो है वो इसको परमिट करता है, तो फिर आपके पास राइट टू रिलीजन भी तो है। आर्टिकल 14 जो है वो कहता है कि स्टेट शैल नॉट डिनाई एनी पर्सन इक्वालिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉ। आर्टिकल 15 सब क्लॉज 1 कहता है कि द कॉन्स्टिट्यूशन फॉरबिड्स द स्टेट फ्रॉम डिस्क्रिमिनेटिंग अगेंस्ट एनी सिटीजन बेस्ड ऑन रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब स्टैट्यूटरी प्रोविजन क्या है पॉलीगैमी से रिलेटेड? तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में इट्स प्रोहिबिटेड, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है, चाहे वो मेल वाला हो चाहे वो फीमेल वाला हो। और आईपीसी का 1860 जो है वो इट मेक्स एन ऑफेंस ऑफ पॉलीगैमी। ठीक है। ठीक है। अगर इंडिया में हिंदू रिलीजन के अंदर या फिर, और एक चीज़ और है इसमें, सारे रिलीजन आपके काउंट हो जाते हैं, बुद्धिस्ट, जैन, सिख, तीनों को ही इसी एक्ट से गवर्न किया जाता है। और आप दूसरी शादी तभी कर सकते हो जब पहली वाली डिसॉल्व हो गई हो बाय डाइवोर्स और ड्यू टू डेथ ऑफ द स्पाउस। मुस्लिम लॉ के अंदर क्या है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ एप्लीकेशन एक्ट, शरीयत एक्ट ऑफ 1937 के थ्रू ये गवर्न होता है, जहाँ पे पॉलीगैमी जो है वो अलाउड है। Muslim legislations, because it is recognized as religious practice
एंड ऑल्सो आई वुड लाइक टू करेक्ट यहाँ पे कि जो ये पॉलीगैमी है ना, ये पॉलीगनी वाला जो पॉलीगैमी है ना, ये अलाउड है मुस्लिम रिलीजन में, पॉलीएंड्री वाला नहीं है, ठीक है। पॉलीएंड्री तो कम्प्लीटली लीगली है हर जगह पूरे भारत में। However, it is clearly subject to change if the practice shows to the breaching the fundamental rights guaranteed by the Constitution, ठीक है। अब देखो आपके सामने एक ना मसला है, ये मैं शेयर कर देता हूँ, न्यूज़ है, मतलब ऐसा आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ से कुछ दिन पहले ट्रेंडिंग में था, तो इसी के साथ मैंने सोचा आपके साथ शेयर करूँ। मिजोरम के ना जियोन ए करके एक इंसान थे, 76 एज के थे, इनकी ना 38 वाइफ्स थी, वर्ल्ड की लार्जेस्ट फैमिली का खिताब है इनके पास, 89 चिल्ड्रन थे, एक पूरा गांव ही इनके परिवार से बसा था, जिसमें इनके बच्चे, पत्नियां, उनके बच्चे, सभी लोग थे। और अभी कुछ दिन पहले इनका देहांत हुआ था, तो मैंने सोचा आपके साथ शेयर करते हैं इसे। यहाँ पे बात करें अगर हम, तो वेयर पॉलीगैमी इज़ मोस्ट वाइडली प्रैक्टिस्ड, तो वर्ल्ड में बुर्किना फासो में सबसे ज़्यादा पॉलीगैमी प्रैक्टिस करी जाती है, देन माली में, देन गैम्बिया, नाइजर आपका है, नाइजीरिया, गोयना बिसो, फिर सेनेगल, ठीक है। तो 2-3 कंट्रीज के नाम पर किस तरीके से प्रेसिडेंट के इलेक्शन का पूरा प्रोसेस चलता है, कौन कौन प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट दे सकता है, सबसे पहला क्वेश्चन आपके दिमाग में ये आना चाहिए। तो मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली दिल्ली एंड पौंडुचेरी जिसमें इंक्लूडेड है। नॉमिनेटेड मेंबर्स जो होते हैं, क्या वो वोट देते हैं? तो जवाब है नहीं। जैसे कि सचिन तेंदुलकर या और भी बहुत सारे लोगों को प्रेसिडेंट समय समय पे नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के अंदर, तो या कहीं किसी और स्टेट असेंबली के अंदर कोई भी किसी को नॉमिनेट करके ला रहा है, तो उस तरीके के जो मेंबर्स हैं दे कैन नॉट वोट इन प्रेसिडेंट का इलेक्शन, ये चीज़ आप क्लियर रखिएगा। तो हु कैन वोट? ओनली मेंबर ऑफ लोकसभा, मेंबर ऑफ राज्यसभा, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑफ द स्टेट इंक्लूडिंग दिल्ली एंड पुडुचेरी। अब किस तरीके से ये वोट का पूरा स्ट्रक्चर होता है, ये हम महाराष्ट्र के एग्जाम्पल से समझते हैं कि महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको आइडिया लग जाएगा। ये सब कहाँ लिखा हुआ है? तो आर्टिकल 55 सब क्लॉज 2 में पूरा डिटेल है कि स्टेट का वोट जो है वो किस तरीके से होता है। तो चलिए सबसे पहले देखो, मानो कि महाराष्ट्र का पॉपुलेशन क्या है अकॉर्डिंग टू द 1971 सेंसस, तो 504,12,235 दिस इज द पॉपुलेशन ऑफ महाराष्ट्र आफ्टर 1971 सेंसस। महाराष्ट्र के अंदर एमएलए कितने? 288, ठीक है। देखो आंकड़े जो है ना ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है कि भाई प्रोसेस क्या होती है, और क्वेश्चन आएगा तो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होगा आप सॉल्व कर लोगे। एमएलए जो है मान लो महाराष्ट्र में 288 है, तो अब क्या फॉर्मूला लगता है जिससे कि महाराष्ट्र के वोट्स की संख्या निकल के आती है? टोटल पॉपुलेशन अपॉन जो टोटल नंबर ऑफ आपके एमएलएज हैं इनटू 1/1000, ये फॉर्मूला यहाँ पे लगाया गया, जिससे कि एक एमएलए के वोट की वैल्यू आपके सामने लिखी हुई है, दैट इज 175, ठीक है। अब टोटल जितने एमएलए हैं 288 इंटू 175 कर देंगे, तो महाराष्ट्र के लेजिस्लेटिव असेंबली का टोटल जो वोटिंग काउंट होगा वो उतना हो जाएगा। तो इस प्रकार से देखें तो आप देखिए 175 इंटू 288 किया गया है, 50400 जो है महाराष्ट्र का आंकड़ा आपके सामने आया हुआ है। टोटल वैल्यू ऑफ वोट्स ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स क्या होता है? अब जैसे सारा कैलकुलेटेड है ऑलरेडी, तो 549474। यूपी में सबसे ज्यादा है 208 एंड सिक्किम में 7 है। इसीलिए देखो बीजेपी ने जो अपने बंदा नॉमिनेट किया है उनके ज्यादा चांसेस हैं प्रेसिडेंट बनने की, क्योंकि यूपी में उनकी सरकार है और जहां जहां पे मतलब मेजॉरिटी जगह पे देखा जाए तो उनकी सरकार है, तो वोट्स जो है ना ऐसा अनुमान लगाया जा सकता है कि थोड़ा सा ज्यादा उनके पास रहेगा। बाकी देखते हैं क्या होता है, क्योंकि लास्ट ईयर देखो क्या हुआ था कि नीतीश कुमार ने ना बीजेपी के बंदे को वोट नहीं दिया था, अगेंस्ट में दे दिया था। तो ऐसे कोई लोग निकल जाए, मतलब नीतीश कुमार मतलब उनकी पूरी जो पार्टी के लोग होंगे, तो इस तरीके की चीजें होने की संभावना अगर बनती है तो फिर सिन्हा साहब के भी चांसेस पूरे हैं। तो ये तो आपने समझा कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के वोट्स कैसे काउंट होते हैं। अब हम आ जाते हैं कि लोकसभा के वोट्स कैसे काउंट होते हैं। तो लोकसभा में मान लो 543 बंदे हैं, राज्यसभा में मान लो 233 बंदे हैं, टोटल एमपी की संख्या कैलकुलेट हो गई। अब एक बंदे की वैल्यू कैसे होगी? तो टोटल वैल्यू ऑफ एमएलएज ऑफ ऑल स्टेट्स, ये हमने पीछे आंकड़ा देख लिया था, अपॉन इसको डिवाइड करना है टोटल नंबर ऑफ एमपी, जिसमें लोकसभा राज्यसभा को जोड़ दिया जाएगा नॉमिनेटेड को एक्सक्लूड करके, तो आपके सामने ये जो आएंगे ये आएंगे 708, ठीक है, क्लियर हुआ। तो 708 जो है ना ये एक
एमपी की वोट की वैल्यू है। अब 708 को 776 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो टोटल आंकड़ा है ये आपके देश के एमपीज के वोट का काउंट आ गया। और टोटल वोट्स कितना हो गया, आप स्टेट्स के जितने भी हैं टोटल उसका सम जोड़ दो, टोटल एमपीज के वोट्स का सम जोड़ दो, तो ये जो है ये टोटल वोट्स का आपके सामने आंकड़ा आ चुका है। इतनी चीजें क्लियर हुई। एक पॉइंट और ध्यान रखना, अगर स्टेट असेंबली आउट ऑफ द फंक्शन है ना, स्टिल एमएलए कैन वोट, ये ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम आते हैं कि किस तरीके से ये वोटिंग का सिस्टम होता है। हमने सुना है कि प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है ना वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से होता है। तो ये सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम होता क्या है, देखिए यहाँ पे आपके सामने 4 लोगों की फोटो, एक में हमारे रामनाथ कोविंद जी हैं, दूसरे में आप देख सकते हैं विजय माल्या है, तीसरे में आप देख सकती हैं काजोल है, और चौथे में आपके सामने सलमान खान है। अब प्रेसिडेंट के वोट डलने हैं, ठीक है। किसी भी इलेक्शन के अंदर, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो भी बंदा 50% प्लस वोट ले आता है, ही इज द विनर। अब देखो क्या होगा, जब कोई वोट डालने जाएगा ना प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, तो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम से वोट होता है। इसमें क्या होता है ना, आपको एक वोट नहीं देना होता है, आपको जितने भी बंदे खड़े हैं ना उनका प्रेफरेंस लिस्ट जो है वो सेट करना होता है। जैसे कि मान लो मैं वोट देने जा रहा हूं, तो मैंने लिखा पहले नंबर पे मेरे को कोविंद जी चाहिए, दूसरे नंबर पे मेरे को सलमान भाई पसंद है, उनको मिलना चाहिए, अगर ये नहीं तो ये, अगर ये भी नहीं तो फिर तीसरे नंबर पे काजोल बन जानी चाहिए, अगर ये सब नहीं बन पा रहे तब माल्या को बना दो। तो ये आपके सामने कुछ तरीका है जिसके थ्रू आपको प्रेफरेंस अपनी फिल करनी होती है। हर बंदा अपनी प्रेफरेंस इस हिसाब से फिल करता है। अब मान लो देखो पहला चरण हुआ, वोट हुआ, इसमें निकल के आया कि कोविंद जी को मिले हैं 40%, सलमान भाई को मिले हैं 30%, काजोल बहन को मिले हैं 18% और माल्या को मिले हैं 12%। मैंने आपको क्या बताया था, 50% प्लस चाहिए अगर किसी को भी विनर निकलना है। तो यहां पे तो किसी के पास भी आंकड़ा नहीं है। अब क्या होगा, अब जो सबसे कम है कौन है, यहाँ पे माल्या जी हैं, इनको बाहर कर दो। तो इनके जो 12% वोटर्स थे, इन्होंने जो सेकंड प्रेफरेंस सेट करी होगी, जो भी इनकी सेकंड प्रेफरेंस रही हो 12% वोटर्स की, इनके वो वोट उनके उसमें जुड़ जाएंगे। मान लो 6% लोगों ने कहा था सल्लू भाई, 2% ने कहा था काजोल और 4% ने कहा था कोविंद जी। तो क्या हुआ आंकड़ा आपके सामने, इनका 36 हुआ, इनका 20 हुआ, इनका 44 हुआ। अभी भी 50% नहीं हुआ, तो फिर जो सबसे कम बची वो कौन थी, काजोल, इनको ही बाहर कर देंगे और इनके बंदों का जो प्रेफरेंस लिस्ट होगा उस हिसाब से फिर आगे वोट दे दिया जाएगा। तो ये तरीका होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम का, जिसके थ्रू प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं। एंड आई होप आपको ये चीज क्लियर हो गई हो। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फंसा दिया जाता है, वो ध्यान रखना कि नॉमिनेटेड मेंबर्स कैन नॉट वोट, पहली चीज, और कौन कौन वोट देता है, ठीक है। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है इसके बारे में। ये फॉर्मूलाज नहीं आते, नंबर भी नहीं पूछे जाते हैं, पर स्टिल इफ यू नो द प्रोसेस ना कैसे होता है, तो कोई भी क्वेश्चन इस पे बनेगा आप सॉल्व कर लोगे। आर्टिकल 55 सब क्लॉज 2 भी ध्यान रखिएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए जो लास्ट आर्टिकल है ना, वो आज ही का आर्टिकल है टाइम्स ऑफ इंडिया का 8 मई का, कि लोक अदालत जो है ना उसने करीबन 30,000 केसेस सॉल्व किए हैं एंड सेटल 88 करोड़ किया है। तो वैसे तो देखो ये महाराष्ट्र का है, बट अभी आप लोक अदालत का अभी हिमाचल में भी न्यूज़ आ रहा है और लोक अदालत बहुत न्यूज़ में रहती है। तो ये भी एक टॉपिक है जो बहुत रिलेवेंट है आपके एग्जाम के पर्सपेक्टिव से, जो आपको पता होना चाहिए। तो इसको भी यहाँ पे कवर करते हैं, फिर इसी के साथ फिर आज के सेशन को खत्म करेंगे। 450 prisoners have walked free in छत्तीसगढ़ after लोक अदालत were set up in jail across the state। तो छत्तीसगढ़ भारत का कुछ इस तरीके का पहला ऐसा स्टेट बन रहा है जहां पे इस तरीके का कोई प्रोग्राम चल रहा है। एक प्रोग्राम के अंदर जो है वो प्रोग्राम मतलब लोक अदालत वाला है प्रोग्राम, जिसमें 450 प्रिजनर्स को वॉक फ्री कर दिया गया है। थोड़ा सा डिटेल में चलते हैं इस मैटर के। तो लोक अदालत जो है ये जेल में हेल्ड एवरी वर्किंग सैटरडे होगी, ये छत्तीसगढ़ की बात हो रही है वहां पे, जिसमें रिलीफ मिलेगा अंडर ट्रायल्स इन सम केसेस कन्विक्टेड प्रिजनर्स बाय एक्सप्लेनिंग देयर राइट्स एंड लीगल ऑप्शन सच एज प्ली बार्गेनिंग एंड सेटलमेंट। प्ली बार्गेनिंग या सेटलमेंट एक अलग टर्मिनोलॉजीज होती है, उसको हम कभी और डिटेल में डिस्कस कर लेंगे। इट इज़ द फर्स्ट काइंड ऑफ इनिशिएटिव एनीवेयर इन इंडिया। जेल में जो कंजेशन है उसे कम करने में काम करेगा। देखो हमारे देश में कैदियों की संख्या बहुत ज़्यादा है। कोविड जब आया था तब इसका मामला सामने आया था कि भाई जेल के अंदर जो है कैदियों की संख्या इतनी ज़्यादा हो रही है, कोरोना फैल रहा है। तो देर आर अराउंड ओवर 20,000 prisoners lodged in various jails in छत्तीसगढ़ अगेंस्ट अ सैंक्शन कैपेसिटी ऑफ 14,000। तो ये तो सिर्फ छत्तीसगढ़ का आंकड़ा है, आप इंडिया का देखोगे तो भी इस तरीके का आंकड़ा सामने आएगा।
तो इसीलिए जो लोग रिहाई के लायक हैं, जिन पे केस चल रहे हैं, बहुत बार फर्जी मामलों में भी लोग जेल में चले जाते हैं, तो उन सब के लिए लोक अदालत के थ्रू उनको रिहा करने का एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया गया है छत्तीसगढ़ के द्वारा। लोक अदालत क्या है? तो लोक अदालत जो है पीपल्स कोर्ट की तरह इसको बोला जाता है, गांधीयन प्रिंसिपल पे ये बेस्ड है। अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का आपने नाम सुना होगा। एडीआर क्या होता है? एडीआर में बहुत सारी चीज़ होती हैं, जैसे कि मीडिएशन, कॉन्सलेशन, उसी का एक पार्ट है लोक अदालत भी। लोक अदालत के अंदर मतलब बेसिकली आप ये समझ लो कि आउट ऑफ द कोर्ट सेटलमेंट हो जाता है काइंड ऑफ, पर वो होती कोर्ट ही है। कोर्ट की तरह मतलब बाहर मतलब कहीं भी एक जगह पे, एक हाइपोथेटिकली मैं आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि मान लो कि एक कोई पर्टिकुलर जगह है, वहाँ पे लोक अदालत लगी हुई है किसी पर्टिकुलर मैटर के से चीज़ें, जैसे इंश्योरेंस के मैटर देखने के लिए लोक अदालत लगी हुई है, क्योंकि इंश्योरेंस के क्लेम बहुत समय से पेंडिंग पड़े रहते हैं। तो फिर वो लोक अदालत क्या करती है, सेटलमेंट जल्दी जल्दी कराती रहती है, आपस में पार्टियों के सेटलमेंट करा के ख़त्म कर देती है केस। तो इस तरीके से लोक अदालत बहुत समय से वर्क कर रही थी, उसी का यूज़ करके छत्तीसगढ़ ने एक नया टाइप का सिस्टम क्रिएट कर दिया है। द फर्स्ट लोक अदालत कैंप वॉज ऑर्गेनाइज्ड इन गुजरात इन 1982 एज ए वॉलेंटरी एंड कॉन्सुलेटरी एजेंसी। इट वॉज गिवन स्टेटूटरी स्टेटस अंडर द लीगल सर्विस अथॉरिटीज एक्ट 1987। तो लोक अदालत को अपनी पावर जो है वो लीगल सर्विस अथॉरिटी एक्ट 1987 से मिलती है। आर्टिकल 39A जो है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहीं ना कहीं ये कहता है कि हमारी जो स्टेट है उनकी जिम्मेदारी है कि जनता के अंदर डिस्क्रिमिनेशन ना हो, अलग अलग वर्गों में जस्टिस को प्रमोट किया जाए, और जस्टिस को प्रमोट करने के लिए समय समय पर सुधार किए जाएं फ्रॉम द स्टेट मतलब गवर्नमेंट। तो आर्टिकल 39A जो है उसी के थ्रू आप कह सकते हो कि लोक अदालत जो है लाया गया था। ऐसा डायरेक्टली नहीं है, बट हाँ मतलब कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि लोक अदालत का कॉन्सेप्ट जो है आर्टिकल 39A से जो है कहीं ना कहीं स्टेट को पावर मिल रही थी।